हेलो दोस्तों, नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे EMRS स्टडी। EMRS से संबंधित TGT PGT की जो परीक्षा होंगी उनमें जो हिंदी भाषा का कॉमन पेपर होगा, भाषा और व्याकरण से संबंधित, तो ये टॉपिक लेकर आए हैं। तो इसमें हम 7 कॉन्सेप्ट और प्लस मॉक टेस्ट दोनों करेंगे। पहले थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद इसका भाषा। भाषा क्या है? भाषा संप्रेषण का माध्यम होती है और इसकी सहायता से हम अपने विचारों, भावों और भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। इम्पोर्टेंट है, यही पूछा जाएगा कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो संस्कृत भाषा की भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है वाणी को प्रकट करना। तो दोनों तरह से यह क्वेश्चन बनेगा। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा की शब्द से हुई है, तो संस्कृत की भाष धातु से। और भाषा शब्द का अर्थ क्या होता है? वाणी को प्रकट करना। भाषा के अंग हैं जो इस प्रकार दिए गए हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग बताए गए हैं। कौन कौन से? वर्ण है, शब्द है और वाक्य। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे न्यून यानी कि छोटी इकाई होती है। शब्द यह भाषा की अर्थपूर्ण इकाई है जिसका निर्माण वर्णों से होता है। वाक्य शब्दों के सही क्रम से वाक्य का निर्माण होता है और यह किसी भाव को स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त करते हैं। व्याकरण। व्याकरण की क्या परिभाषा है? तो यहाँ पे क्वेश्चन तीसरा बनेगा कि भाषा के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। चौथा क्वेश्चन होगा यहाँ पे व्याकरण की किसे कहते हैं या व्याकरण की क्या भाषा है? व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा को शुद्ध एवं सामान्य या मानक रूप में बोलना, समझना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। लिपि किसे कहते हैं? ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, जिन्हें हम लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी व नेपाली भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से होता? ब्राह्मी लिपि से। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा आपका यहाँ से बनेगा। और छठा, देवनागरी विकास किस लिपि से हुआ? तो ब्राह्मी विकास से, ब्राह्मी लिपि से हुआ था। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई। प्राचीन काल की लोक भाषा प्राकृत से, जो प्राचीन काल में लोक भाषा थी, लोक भाषा उसे कहते हैं जो हमारी जन भाषा के माध्यम से बोली जाती है। प्राकृत से अभ्रंश नामक लोक भाषा का विकास हुआ। हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला आदि भाषाओं का विकास इसी अभ्रंश से हुआ है। हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। नेक्स्ट है वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ऐसे है तक हिंदी के वर्ण हैं जिनकी कुल संख्या 46 है, जिसमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। एक अनुस्वार अंग तथा एक विसर्ग है सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, जैसे ढ और ढ, तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त, ग, स्र। 6 जो बनेगा ये 2 वर्णों से मिलकर बनता है, जैसे क प्लस श। तय का होगा तय प्लस र। आधे वर्ण है ये, और इसके बाद क्या होता है? इन वर्णों को खंडित नहीं किया जाता है, इनके खंड नहीं किए जा सकते हैं। ग शब्द बनेगा ज प्लस इ से यह शब्द बनता है ग। और श होगा स प्लस र। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन कितने हुए? 4। स्वर। स्वर की परिभाषा। वे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। परिभाषा पूछ लेते हैं कभी कभी स्वर की। और कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। स्वर कितने प्रकार के? हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में ए, ई, छोटा ऊ। दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। 2, 4, 6, 7। 7 हमारे दीर्घ स्वर हो गए और 3 हमारे हर्ष स्वर।
व्यंजन वे वर्ण जो दूसरे वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के जो बोलने का उच्चारण स्थान है वो कितने भागों में विभाजित है? 5 में। जैसे कंठ है, कंठ से कौन से शब्द बोले जाते हैं? क ख ग घ अड़। मूर्धन्य से ट ठ ड ढ अण ढ ढ और स। वत्स्य न ल स और झ। तालव्य से च छ ज झ इ स और य। दंत से बोले जाने वाले कंठ उच्चारण होने वाले शब्द है त थ द ध। अब उसके बाद है ओष्ठ से बोले जाने वाले प फ ब भ म व। दंतोष्ठ फ और व। तो इन शब्दों को आप मुंह से बोलने की प्रैक्टिस करें तो आपको ये क्वेश्चन हो जाएंगे। रटने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ समझने की है कि कौन से वर्ड हम वर्ड से बोले जाते हैं कंठ से, कौन से मूर्धन्य से, कौन से वर्ड से। तो मूर्धन्य तो यही हो गए टैट है डैड है। तालव्य का च छ ज ज य स। तो ये थे भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण इसके वो थे। अब यहाँ पे दिया गया हिंदी में छ त्र ग संयुक्त व्यंजन है। उच्चारण की पृथकता के कारण इनके लिए अलग लिपि विकसित की गई है। जिन व्यंजनों में उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगानी पड़ती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। जैसे क ग च ज इत्यादि अल्पप्राण है। पहला तथा तीसरा वर्ण, यानी कि अल्पप्राण कौन से होंगे? पहला और तीसरा वर्ण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे ख ग छ झ। तो इसमें होगा दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा वर्ण। जैसे वर्ण कैसे? जैसे क ख ग और घ और ई है, ये शब्द है। तो इसका पहला और तीसरा कौन सा हो गया? अल्पप्राण का पहला और तीसरा हो गया क और ग। और दूसरा और चौथा कौन सा हो गया? ख और ग। तो ये महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। वर्ण हमारे कितने उसमें? 5 भागों में और 25 हमारे वर्ण में विभाजित है। हिंदी भाषा और व्याकरण। शब्द विचार। शब्द विचार से संबंधित एक अथवा एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। परिभाषा पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में कि एक अथवा एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों के विभिन्न प्रकारों और भेदों और उनके निर्माण का अध्ययन करते हैं। जैसे शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद बताए? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ जो शब्द किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बनते और विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर है, आंख है, हाथी है, मोर है आदि है। इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता, इनका एक ही घर है तो घर का अर्थ घर होगा, आंख होगा, हाथी होगा, मोर होगा। यौगिक शब्द जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन्हें अलग अलग करने पर भी उनका अर्थ स्पष्ट प्रतीत होता है। जैसे हिमालय, विद्यार्थी। अगर हिमालय को हम अलग करेंगे तो हिम प्लस आल्य, तो यहाँ पे क्या बनेगा? आल्य का अर्थ है घर और हिम का अर्थ हो गया बर्फ, यानी कि बर्फ का घर। ऐसी विद्यार्थियां वी प्लस विद्यार्थी अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, तो इसका अर्थ होगा विद्यार्थियों का स्कूल, विद्यार्थियों का घर। तो ये दो, इन्हें क्या कहते हैं? यौगिक रूढ़ शब्द, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। अब योग रूढ़ जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ को स्पष्ट करते हैं वे योग रूढ़ कहलाते हैं। यानी कि इन योग रूढ़ों का तीसरा ही अन्य कोई शब्द निकलता है जिन्हें हम समास में यूज होते हैं। जैसे दशानन, 10 मुख है जिसके अर्थात रावण है। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका पेट अर्थात गणेश जी महाराज। संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव अथवा प्राणी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे नाम, श्याम, अमेरिका, हिमालय, गंगा और सोमवार। जातिवाचक में जैसे लड़का, पहाड़, नदी आदि। भाववाचक संज्ञा जैसे स्नेह, बल, जवानी, मिठास, हरियाली, शीतलता, मित्रता आदि।
समूहवाचक संज्ञा जैसे सेना, मेला, सभा, दल और गुच्छा, गिरोह। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे सोना, चांदी, घी, तेल, पानी, दाल, चावल आदि। तो द्रव्यवाचक में कौन कौन सी संज्ञा थी, तो इनके एग्जाम्पल आपको देखने हैं, क्योंकि इनके एग्जाम्पल से ही संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन बताइए इनमें से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है। अब है लिंग। संज्ञा के जिस रूप से उसके स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का बोध उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों में उनके पुरुष जाति के होने का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे राजा, कुत्ता, घोड़ा, बालक, नायक। स्त्रीलिंग में जिन संज्ञा शब्दों से उनके स्त्री जाति के होने का बोध हो वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे रानी, लड़की, घोड़ी, बालिका, नायिका आदि। सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, वह, तुम, हम, वे, कौन आदि। तो ये हो गए सर्वनाम। सर्वनाम किनके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर। अब प्रयोग के आधार पर अगर पूछा जाए कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के। पुरुषवाचक में मैं, तुम, हम। निश्चयवाचक है यह और वह। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। प्रश्नवाचक कौन, क्या। संबंधवाचक में जो और जिस। सहसंबंधवाचक सो, वह, तथा। और निजवाचक स्वयं और खुद। एक बार वीडियो आप जरूर देखना, देख के आपको लगेगा कि हाँ हमारा कोर्स के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक कवर है। अगर ये पूछा जाए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ तो पूछ रहा प्रयोग के आधार पर। अगर सर्वनाम के भेद पूछेगा तो भेद बताने आपको 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक हट जाएगा, बाकी सारे सर्वनाम आ जाएंगे। विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को विशेषण कहलाते हैं, जैसे सुंदर, मोटा, काला, मीठा, बीस आदि। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वह विशेष्य कहलाते हैं। अर्थ की दृष्टि से विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 4। गुणबोधक। गुणबोधक में कौन कौन सा आएगा, जैसे मीठा, कमजोर। संख्यावाचक पहला और 100वां। परिमाणवाचक में थोड़ा, बहुत, तथा। सर्वनाम में कैसी और वैसी। तो ये हमारे क्या हो गए, विशेषण के प्रकार। अब है कारक। शब्द के जिस रूप से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है वह कारक कहलाता है। हिंदी भाषा में 8 कारक बताए गए। कौन कौन से, कर्ता ने, कर्म को, करण से। संप्रदान के लिए को का अर्थ होता है देने अर्थ के लिए। तो कारक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम दे रहे हो। अपादान से अलग होने का भाव। अधिकरण में पर, ऊपर। संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने आदि। संबोधन है हे, रे, अरे, संबोधन शब्द होते हैं। तो कारक हिंदी में हमारे कितने प्रकार के हो गए, 8। क्रिया की परिभाषा। जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराते हैं क्रिया कहलाती है। क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का कोई कर्म होता है और क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर किसी और पर पड़ता है वहां पर सकर्मक क्रियाएं होती है। जैसे रिया दूध पीती है, तो रिया क्या करती है, दूध पीती है। तो रिया का किस पे कर्म पड़ा, दूध पीने पर। अकर्मक है जिन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं होता तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, वे अकर्मक क्रिया होती है। जैसे रीमा दौड़ रही है, शुभम सो रहा है, तो यहाँ पर कर्म नहीं है। तो रिया क्या होगी, हमारी कर्ता है, और यहाँ क्या है, क्रिया है ये, और ये हमारा कर्म हो गया, दूध पीना। जबकि यहाँ क्या है, यहाँ करता है और क्रिया है, सोना भी क्रिया है और सो रहा है, यहाँ कर्म नहीं है। क्रिया का काल। क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के होने के समय का पता चलता है काल कहलाता है। काल 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी हो रहा है अथवा कार्य की निरंतरता का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मीनू पुस्तक पढ़ती है तो अभी पढ़ती है। दूसरा है भूतकाल।
भूतकाल क्रिया का वह रूप है जिससे पता चलता है कि कार्य पूर्व में पूरा हो गया है। भूतकाल कहलाता, जैसे सीता ने दूध पिया यानी कि पी चुकी है। भविष्यकाल क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के भविष्य में होने अथवा करने का बोध होता है, वह भविष्यकाल कहलाता है। जैसे गीता स्कूल जाएगी यानी कि कल जाएगी। तो गागी के भविष्य की पहचान होगी। या आया, गया, पिया, खाया, नहाया, ये सब किस में आएंगे? भूतकाल की से संबंधित क्रिया है, पास्ट टेंस में। तो अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए ग्रीक, देवनागरी, रोमन या अरमाइक। तो राइट आंसर है देवनागरी। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? 15, 25, 18 या 22। दूसरे का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी 18। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया? पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी बोली या पश्चिमी हिंदी। थर्ड का सही राइट आंसर है खड़ी बोली, ऑप्शन सी। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 8, 13, 7 या 5। फोर्थ का सही राइट आंसर होगा 5 उपभाषाएं हमारी। कौन सी? पश्चिमी, पूर्वी, अर्धमागधी, मागधी और पहाड़ी। हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, अगे ने या बाबू गुलाब राय ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 5 का बी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भाष्य, भाष्य या भाष या भाषा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाष धातु से। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है? शब्द, ध्वनि, वाक्य या लेख। 7वें का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, लेख। भाषा के कितने अंग बताए थे? वर्ण, शब्द और वाक्य। भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? शब्द है, ध्वनि है, भाव है या वाक्य है। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही राइट आंसर है मूलभूत इकाई कौन सी है? तो ऑप्शन बी, ध्वनि है। 9वें का भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है। शब्द से, विचार से, ध्वनि चिन्ह से, वाक्य से। तो 9 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, ध्वनि चिन्ह से। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ? शौरसेनी, मागधी, प्राकृत या अपभ्रंश। 10वें का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, अपभ्रंश। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी, खरोष्टी, सिंधु या अपभ्रंश। तो राइट आंसर है ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 का, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया था? द्वित्व, मूल, एकल या संयुक्त। 12 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, द्वित्व। 13 है, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा क्या कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल, व्याकरणिक या मानक। तो राइट आंसर होगा 13 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, मानक भाषा। आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? टकसाली का, पश्चिमी का, मानक का या आम फैम का। 14 का सही राइट आंसर है मानक हिंदी का। डेह का उच्चारण स्थान है नासिक्य, कंठोष्ठ्य, मूर्धन्य या कंठ तालव्य। तो 15 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, नासिक्य। जो हमारे 5वें वर्ण के 5वें अक्षर होते हैं, जैसे अण, ई, अन, खाली, तो ये सब हमारे किस में आते हैं? नासिक के वर्ण में आते हैं, और ये 5 होते हैं नासिक के वर्ण। संज्ञा, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? 372, 343, 243 या 350। 16 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 343। हिंदी दिवस 21 तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 अगस्त या 14 सितंबर। तो 17 का सही राइट आंसर है 14 सितंबर 1949।
सन बताया तो 1949 में हमारी क्या है, हिंदी दिवस कब मनाया, और तिथि है 14 सितंबर। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो हिंदी को भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 1949 में किया गया था। तो 14 सितंबर 1949 में, ये आ गया इसका आंसर। यहाँ पे पूछा दिवस, दिवस पूछा जाएगा तो 14 सितंबर आएगा। अगर ये पूछा जाए हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो 14 सितंबर 1949 में। कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? 10, 8, 15 या 12? 19 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 भारतीय राज्यों की राजभाषा क्या है? हिंदी है। अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ? ब्राह्मी से, लोक भाषा से, प्राकृत से, संस्कृत से? 20 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृत से। भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है? 12, 10, 15 या 8? 21 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15। 22 क्वेश्चन नंबर, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में, पाकिस्तान में, मॉरिशस में? तो राइट आंसर होगा 22 का ऑप्शन डी, मॉरिशस में। संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? भाग 15, भाग 17, भाग 34 या भाग 5? 23 का सही राइट आंसर है भाग 17 में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ण हैं? कैसे है तक, कैसे डे तक, कैसे है, ऐसे है तक और कैसे ज्ञानी तक? तो राइट आंसर होगा 24 का ऑप्शन सी, ऐसे है तक। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? 4, 3, 2, 6? 25 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट है, राष्ट्रभाषा कहलाती है साहित्य सृजन की भाषा, सरकारी कामकाज की भाषा, संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा या बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा? 26 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी। वर्तमान में लगभग कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? 40 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ या 60 करोड़? 27 का सही राइट आंसर है 60 करोड़, ऑप्शन डी। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है 52, 48, 50 या 36? 28 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, 52। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 14, 16, 11 या 12? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 11। खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? 30 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी हिंदी। छह त्रय गै श्रय कहे जाते हैं? संयुक्त, दीर्घ, व्यंजन या स्वर? 31 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? 3 है, 7 है, 4 है या 5 है? तो राइट आंसर है 4। छह त्रय गै श्रय, ये 4 क्या हमारे संयुक्त व्यंजन है। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पहाड़ी, ब्राह्मी, खरोष्टी या देवनागरी? 33 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, देवनागरी में। व्याकरणों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? 3, 4, 6 या 5? 34 का सही राइट आंसर है 5। जातिवाचक संज्ञा है घोड़ा, गंगा, सभा या बुढ़ापा? तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? बुढ़ापा, ऑप्शन डी। 35 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, घोड़ा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा में आएगा, सभा समूहवाचक में और गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हरियाली है जातिवाचक है, समूहवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक? 36 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरियाली क्या है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा नहीं है अफ्रीकी, बचपन, दौड़ या चोरी? 37 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीकी। बंधत्व किस प्रकार की संज्ञा है? 38 जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक या इनमें से कोई नहीं? 38 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाववाचक। पूरब दिशा किसका रूप है? जातिवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा? तो 39 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। घी कौन सी संज्ञा है?
व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक। 40 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, द्रव्यवाचक संज्ञा। हृदय ने कहा कि मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा। इस वाक्य में कर्ता कारक क्या है? तो मुक्ति है, तमाचा है, हृदय से, या मारना है। तो 41 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी, हृदय। हृदय क्या है? करता है, तो इसमें कर्ता कारक पूछा, हृदय। समूहवाचक, गुलाब, अंगूर, पौधे या चावल। तो 42 का सही राइट आंसर है ऑप्शन टू, अंगूर। समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम क्या होगा? दैनिक जागरण, धुलाई, तूफान। बी है तूफान, दैनिक जागरण, धुलाई। धुलाई, दैनिक जागरण, तूफान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 43 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैनिक जागरण, धुलाई, तूफान। तीनों क्या है? व्यक्तिवाचक हैं। धुलाई जातिवाचक हो गया, तूफान भाववाचक, और दैनिक जागरण व्यक्तिवाचक। अकारांत व आकारांत संज्ञाएं होती हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। 44 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुल्लिंग। संस्कृत के अकारांत शब्द होते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ए व बी, इनमें से कोई नहीं। 45 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्त्रीलिंग। ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण, कर्ता, संबोधन और करण। 46 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, संबोधन। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियाओं, या सभी। तो राइट आंसर है 47 का ऑप्शन है, चिड़िया। दही शब्द है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, स्त्रीलिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो 48 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए। गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, अपादान कारक, अधिकरण, या करण। तो हाथ से मारती है साधन का वो हुआ इसमें, तो यहाँ पे होगा करण कारक। अधिकरण होता है किसी चीज के ऊपर में रखी हो, जैसे किताब मेज पर है। अपादान का होता है अलग होने का भाव, जैसे बंदर छत से कूद गया। तो इसमें क्या होगा? अलग होने का भाव होता है अपादान में। संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? के लिए, पर, की उपेक्षा, या से। 50 का सही राइट आंसर है ऑप्शन के लिए। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, संबंध, संप्रदान, या अधिकरण। तो राइट आंसर होगा 51 का बी, क्योंकि कार मेरी है तो कार का संबंध मेरे से है, तो संबंध कारक होगा इसमें। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कारक कहलाता है। अधिकरण, करण, कर्म, कर्ता। तो 52 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्म। कारक चिन्हों को क्या कहा जाता है? 53। अव्यय, संज्ञा चिन्ह, परसर्ग, या संयोजक। 53 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परसर्ग। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कारक है। संप्रदान, करण, अधिकरण, या कर्ता। 54 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, अधिकरण कारक। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है हस्ताक्षर, सोना, पुस्तक, सहायता। 55 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, सहायता। वृक्ष से पत्ता गिरता है, वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण, कर्म, अपादान, और करण। 56 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपादान कारक। क्योंकि पत्ता जो वृक्ष से टूट कर क्या हो गया? अलग हो गया, तो वहां पर क्या होगा? अपादान कारक। एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होने वाला शब्द है सोना, आंसू, योद्धा, सांबा। तो राइट आंसर होगा बहुवचन का ऑप्शन बी, आंसू है, हस्ताक्षर है, ये हमेशा क्या होते हैं? बहुवचन में। जनता है, प्राण है, ये सब शब्द क्या होते हैं? हमेशा इनका क्या होता है? बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। 58 किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ पर होता है? अपादान, कर्ता, करण, या संप्रदान। 58 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी।
तो किसका प्रयोग साधन के रूप में होता है? करण का। कारक के कितने भेद होते हैं? 8, 5, 6, 7। तो राइट आंसर होगा 8। मैं का बहुवचन होगा मुझे, हमें, हमको या हम। 60 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हम। मैं का बहुवचन हम। बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारण, संबोधन, कर्ता या अपादान। 61 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बाबा ने चंद्रभूषण को डंडा मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें होगा कर्ता कारक। कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन सी। 61 का क्या हो गया? सी। 62 मुरली गांव से चला गया, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म, संबंध, संबोधन या अपादान। तो गांव से चला गया, गांव से अलग हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? अपादान कारक, ऑप्शन डी। 62 का क्या हो गया? ऑप्शन डी। 63 जो सो कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या इनमें से कोई नहीं। 63 का सही राइट आंसर होगा संबंधवाचक, ऑप्शन सी। 64 निम्नलिखित में से कौन सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? लंबी, दोगुना, तुम्हारा, बहुत। 64 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तुम्हारा। तुम्हारा क्या है? सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन निश्चयवाचक सर्वनाम है? यह है, कौन, आप, कोई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 65 का ऑप्शन ए, यह जो निश्चयवाचक है। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा है। 66 का 67 बालक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ना, पढ़ता है क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? तो राइट आंसर होगा क्रिया है। 67 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रिया। पढ़ना, लिखना, सोना, गाना, जाना, आना, ये सब क्या होती है? क्रियाएं होती है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति का है? करण से, संप्रदान, अपादान या संबंध। तो 68 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपादान कारक का। घर पर माँ है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? तो 69 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिकरण कारक। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अव्यय। तो राइट आंसर होगा 70 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर्वनाम है। वह के बारे में पूछा गया तो वह क्या है? सर्वनाम है। मैं यह काम आप ही कर लूंगा, इस वाक्य में आप हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक। तो इसमें राइट आंसर होगा निजवाचक, क्योंकि वह आपका मतलब खुद स्वयं से है। तो जब आदमी अपना कार्य खुद करता है तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा। 71 का बी। 72 उसका कोट पुराना था, इस वाक्य में पुराना है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय है। तो 72 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन विशेषण का भेद नहीं है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या पुरुषवाचक। तो राइट आंसर होगा 73 का ऑप्शन डी, पुरुषवाचक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन काल का भेद नहीं है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल या आधुनिक काल। तो कौन सा काल का भेद नहीं है? आधुनिक काल नहीं है, बाकी तीनों है, ऑप्शन डी। 75 जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण में कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? कारक, काल, अव्यय या आवर्ती। 75 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, उन्हें कहते हैं अव्यय शब्द, जिनमें कोई परिवर्तन न हो। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण या अव्यय। 76 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण, धीरे धीरे। उसने पढ़ा था, इस वाक्य में निहित काल है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल या इनमें से कोई नहीं। 77 का सही राइट आंसर है पढ़ा था, भूतकाल का है, पास्ट काल। अपनाना किस प्रकार की क्रिया है? अनुकरणात्मक, नाम धातु, दिक्कर्मक या प्रेरणात्मक।
तो 78 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाम धातु है। तो वीडियो कैसी करी कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करिए तो ताकि सभी को इसका लाभ हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर